आज हम बात करेंगे जॉन ड्राइडन के बायोग्राफी के बारे में। जॉन ड्राइडन की जो बायोग्राफी है, मतलब मैं इसकी एलटी ग्रेड में जो इसका प्ले लगा हुआ है जॉन ड्राइडन का, वो है आपका ऑल फॉर। और आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ इसकी बायोग्राफी की, मतलब जॉन ड्राइडन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई ड्राइडन किस तरीके का राइटर था। न्यू क्लासिकल राइटर है, और कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन एज जिसे हम रिस्टोर करा था, जिस तरीके से जो चार्ल्स सेकंड का शासन जो था वो किस तरीके से 1660 में रिस्टोर हुआ था, तो मोनार्की वापस आई। और जॉन ड्राइडन राइटर है एक तरीके से रेस्टोरेशन एज के। तो इन्होंने ऑल फॉर लव लिखा है, जिसकी मैंने वीडियो बना दी है। मैंने उसके समरी की अलग वीडियो बनाई है और उसके क्वेश्चंस की अलग बनाई है। आज हम बात करेंगे ड्राइडन के पर्सनल लाइफ पर, उसकी बायोग्राफी पर, उसके लिखने के तरीके पर कि किस तरीके से वो लिखा करता था और कौन सी एज से बिलोंग करता था। तो ड्राइडन, हालांकि सारी क्वालिटी थी ड्राइडन के अंदर, वो एक अच्छा पोइट भी है, अच्छा ड्रामेटिस्ट भी है, अच्छा क्रिटिक भी है, ट्रांसलेटर भी है। तो बहुत सारी खूबी है ड्राइडन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जॉन ड्राइडन है उसने हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स और क्लासिकल वे में लिखा है। इसलिए न्यू क्लासिकल एज को परफेक्ट भी करा है जॉन ड्राइडन ने। इस एज का नाम हम द एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पॉप और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। तो ड्राइडन एक बड़ा राइटर है न्यू क्लासिकल एज का, जिसे अगस्टन एज के नाम से, 18th सेंचुरी के नाम से, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन के नाम से, कई नामों से, मतलब इस एज को सेडो क्लासिकल, बहुत नामों से जाना जाता है। तो ड्राइडन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जॉन ड्राइडन का जन्म जो हुआ था वो 1631 में हुआ था। एल्ड विंकल जगह का नाम है ये। नॉर्थहैम्पशायर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक नॉर्थहैम्पशायर जगह है, वहां पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था एल्ड विंकल। वहां पर पैदा हुआ था जॉन ड्राइडन। ड्राइडन इज द राइटर ऑफ न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज 1660 से 1700, 1660 से 1700 तक का पीरियड मान लिया जाता है, मोटा मोटा सा। और ये क्लासिकल वाले जो ग्रीक और रोम के जो राइटर हुआ करते थे उनकी कॉपी करना, मतलब उनकी तर्ज पे लिखना है उसी क्लासिकल वे से, इसलिए न्यू क्लासिकल एज इसका नाम, या सेडो क्लासिकल के नाम से इस एज को जाना जाता है। तो ड्राइडन मेन राइटर है इस एज का। उनके पिता का नाम है इरिस्मस ड्राइडन। ये क्वेश्चन बनता है। मदर का नाम मैरी पिकरिंग है। ड्राइडन सेलिब्रेटेड रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की इन 1660। 1660 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बी हेडेड कर दिया गया था, जिसमें बड़ा नाम आता था ओलिवर क्रोमवेल का। और फिर एक इंटर रेगनम पीरियड जो बना, तो जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने एक तरीके से देश को चलाना स्टार्ट कर दिया। तो सिविल वॉर हुआ था उससे पहले, और फिर इसके बाद में 1660 पे दोबारा से चार्ल्स सेकंड, जो चार्ल्स फर्स्ट का ही बेटा था, वो फ्रांस से वापस आता है, जब देखता है कि यहाँ पर सब कुछ हल्का पड़ चुका है इंग्लैंड में। और तब दोबारा से चार्ल्स सेकंड जो है वो गद्दी संभालता है, जिसे वो रीस्टोर करता है मोनार्की। उसी के नाम से रेस्टोरेशन एज इसका नाम पड़ा। ड्राइडन ने इस रेस्टोरेशन एज को या इस मोनार्की को 1660 में जैसे ही चार्ल्स सेकंड आया तो इसे सेलिब्रेट करा, मतलब इसके पक्ष में रहा। प्लेग की बीमारी जो थी लंदन में वो फैली, और 1665 में दोबारा से थिएटर क्लोज कर दिए गए। तो पहले थिएटर जो क्लोज करे थे 1642 में, जब सिविल वॉर हुआ था, उस समय जिस तरह से वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वाला झगड़ा यहाँ पर रहा, तो मतलब बंद कर दिए थे थिएटर की। भाई थिएटर में वल्गरिटी मानी जाती थी उसमें बहुत ज्यादा, तो वो 1642 में बंद हुए थे थिएटर। 1660 में चार्ल्स सेकंड ने फिर दोबारा से उसे रीओपन कराया। लेकिन प्लेग की बीमारी जो फैली, जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना हो गया, पहले प्लेग हुआ करता था, तो 1665 में थिएटर दोबारा से बंद हो गए। ड्राइडन ने शादी की थी एलिजाबेथ हॉवर्ड से। और ड्राइडन जो थे वो फर्स्ट पोइट लेरेट है 1668 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोइट लेरेट तो ठीक है, हम बहुतों के बारे में बात करते हैं, लेकिन फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग इन्हीं से ही हुई है, जॉन ड्राइडन से पहले पोइट लेरेट। पोइट लेरेट जो होता है पूरे देश में एक ही होता है इंग्लैंड में, और वो एक तरह से जैसे राष्ट्र कवि कह दो आप, मतलब मेन वही होता है। अगर कहीं हमें दूसरी जगह, सपोज करो दूसरे कंट्री में हमें अपनी तरफ से कोई लिटरेचर से रिलेटेड या पोइट्रिक या ऐसा कुछ, तो उसे ही ले जाना पड़ता है मतलब हमें, और वही सारा कार्यभार संभालता है। तो पोइट लेरेट जिस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे, टेनिसन जैसे बने हैं, तो ये तो सबसे पहला बना था 1668 में। ईयर भी याद करनी है और आपको। फर्स्ट पोइट लेरेट था।
वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है ड्राइडन के बारे में, कि ड्राइडन का जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मतलब प्रकृति के बारे में, इन हिज ट्रांसलेशन फ्रॉम विर्जिल आर मच इन्फीरियर टू द ओरिजिनल्स। विर्जिल के वर्क को ट्रांसलेट करा है ड्राइडन ने, लेकिन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाया। वर्ड्सवर्थ ने वही चीज पकड़ ली, क्योंकि वर्ड्सवर्थ भी एक क्रिटिक है, और नेचर के बारे में, भाई नेचर का तो वो प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो उसने कहा कि वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ऐसे यूज नहीं करता जैसे ओरिजिनल विर्जिल के है। इसने विर्जिल के वर्क को ट्रांसलेट करा है, लेकिन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को उस वे में नहीं करा जैसे उसे करने चाहिए थे। तो ऐसा वर्ड्सवर्थ ने मतलब एक तरीके से उसके नेगेटिव वे में बोला है। हिज मेजर वर्क्स आर, अभी कुछ मेजर वर्क्स हैं इसमें से, द राइवल लेडीज, द इंडियन एम्परर, औरंगजेब, एप्सलम एंड एचिटोपल। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एप्सलम एंड एचिटोपल, हालांकि आपसे एलटी ग्रेड में नहीं पूछेंगे। द मॉडल, मैक फ्लैकनो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। मैक फ्लैकनो जो है, किंग अर्थर, डॉन सेबिशियन, द टेम्पेस्ट और एडिपस। द टेम्पेस्ट इसलिए आ जाता है, कभी कभी ये नेट में जरूर आ जाता है, द टेम्पेस्ट लिख जाता है कि वो जॉन ड्राइडन ने भी लिखा है, और टेम्पेस्ट प्ले विलियम शेक्सपियर का भी है, तो इसलिए और एडिपस जो है, एडिपस रेक्स, ये सोफोक्लीज ने का भी प्ले हो जाता है, और यहाँ भी इसने भी लिखा है। द वाइल्ड गैलेंट जो है इस ड्राइडन्स फर्स्ट अनसक्सेसफुल प्ले है, हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एलटी ग्रेड के लेवल में मतलब क्वेश्चन फिट नहीं बैठता, क्योंकि अगर पूछेंगे प्ले पे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑल फॉर लव से पूछेंगे जो आपके सिलेबस में है। मैरिज एला मोर जो है, ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है ड्राइडन की, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हिज फेमस क्रिटिकल वर्क जरूर आप ध्यान रख लो, क्योंकि क्रिटिकल वर्क वैसे भी पूछ लिए जाते हैं। ये मतलब हमारा लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का जो है और मेजर मोमेंट्स वहां भी जुड़ जाता है। तो ये क्रिटिकल वर्क है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। तो ये जॉन ड्राइडन का क्रिटिकल वर्क है। होमेज टू जॉन ड्राइडन, ये एक वर्क टीएस इलियट ने लिखा है ड्राइडन के ऊपर, उसे एक श्रद्धांजलि दी है। टीएस इलियट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ड्राइडन में दिखाता था, हालांकि टीएस इलियट एक ऐसा राइटर है जो बुराई करता करता नहीं थकता सारे राइटर्स की, लेकिन यहाँ ड्राइडन के पक्ष में काफी कुछ बोला है। ड्राइडन वाज द एंसेस्टर ऑफ नियरली ऑल दैट इज बेस्ट इन द पोइट्री ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की जो पोइट्री थी, मतलब न्यू क्लासिकल एज में, उसमें सबका एंसेस्टर जो है वो ड्राइडन है। एंसेस्टर माने पूर्वज, इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है टीएस इलियट कि 18th सेंचुरी में तो बहुत सारे राइटर हुए, पोइट्री बहुतों ने लिखी है, उन सब का लीडर है ये, मेन है। और एंसेस्टर माने पूर्वज है, इसका मतलब पहले ये हुआ है। वो भी ऐसे ही है, इसके बाद पोप है, फिर डॉक्टर जॉनसन भी है। तो मतलब न्यू क्लासिकल एज पे 18th सेंचुरी पे टीएस इलियट ने कहा है, we cannot fully enjoy or rightly estimate 100 years of English poetry unless we fully enjoy ड्राइडन। ड्राइडन की तारीफ के पुल बांध रहा है टीएस इलियट, बहुत कम देखने को मिलता है टीएस इलियट किसी की तारीफ कर दे। वो कहता है वी कैन नॉट फुल्ली एंजॉय, हम नहीं कर सकते हैं, हमसे मतलब है कोई रीडर, कोई पढ़ने वाला, हम एंजॉय पूर्ण रूप से आप एंजॉय नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते 100 years ऑफ इंग्लिश पोइट्री। आप 100 साल तक भी इंग्लिश पोइट्री को अगर पढ़ोगे ना, तो भी आप इतना एंजॉय नहीं कर सकते, ना उसका एस्टिमेट लगा सकते सही तरीके से, यदि आपने फुल्ली एंजॉय ना करा हो ड्राइडन का। अगर जिस इंसान ने ड्राइडन को ना पढ़ा हो तो वो पोइट्री को ज्यादा अच्छे नहीं पढ़ सकता, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, ऐसा कहना है टीएस इलियट का। ड्राइडन एंड हिज पोएम, ये भी वो एक वर्क है जो एलेड्रिसी निकोल ने लिखा है, तो निकोल का वर्क है ड्राइडन एंड हिज पोएम। एज ऑफ ड्राइडन वाज रिटन बाय गार्नेट ने लिखा है ये वर्क। ड्राइडन को ग्लोरियस जॉन कहा है वाल्टर स्कॉट ने, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है कि ग्लोरियस जॉन, जॉन ड्राइडन है ना इसका नाम, तो उसे ग्लोरियस मतलब महान जॉन कहा है वाल्टर स्कॉट ने। ड्राइडन 1700 में मर गए थे। बरीड इन वेस्ट मिनिस्टर है अभी, जहां सबसे पहले चौसर को दफनाया गया था, वहीं उसकी चौसर की ग्रेव के बराबर में इन्हें भी दफनाया गया था। ड्राइडन चीफ एक्सपोनेंट है, सितारे हैं हीरोइक ट्रेजिडी के, मतलब हीरोइक ट्रेजिडी को लिखने वाले महान राइटर अगर कोई है तो जॉन ड्राइडन है, और इनकी ऑल फॉर लव एक हीरोइक ट्रेजिडी है। जॉन ड्राइडन को रिगार्ड किया जाता है एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश न्यू क्लासिसिज्म। ये इंग्लिश में न्यू क्लासिसिज्म मतलब न्यू क्लासिकल एज के आर्किटेक्ट है, मतलब इन्होंने ही वो ढांचा बनाया है न्यू क्लासिसिज्म का। इन्हें देख देख करके पोप आए, डॉक्टर जॉनसन आए। मैं तीन नाम ये बार बार इसलिए बोलता हूँ, ये इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तीन बड़े राइटर न्यू क्लासिकल एज के आए हैं, हालांकि राइटर तो उसमें और भी हुए, इन तीनों के नाम से इस एज को भी जाना जाता है, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ही स्टैंडर्डाइज्ड
क्लैरिटी, इन्होंने स्टैंडर्ड डाला, क्लैरिटी स्पष्टता अपने वर्क में जो लिखा करते थे, बैलेंस करते थे, ऑर्डर क्रम व्यवस्थित करते थे इन इंग्लिश लिटरेचर स्टाइल में। ये न्यू क्लासिकल एज के राइटर की ज्यादातर सभी की ही क्वालिटी होती है कि वे बहुत ही क्लैरिटी में लिखते हैं, बैलेंस बना के लिखते हैं, ऑर्डरली लिखते हैं। इनसे बिल्कुल अपोजिट चलते थे इनके बाद आने वाले राइटर, न्यू क्लासिकल एज के बाद जो रोमांटिक एज आती है, जो 1798 में लिरिकल बैलेड्स, वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज मैनिफेस्टो निकालते हैं रोमांटिक एज का। तो वहां से रोमांटिक एज स्टार्ट होती है, और यहां पर ये जो एज चल रही है वो न्यू क्लासिकल एज है। He refined the heroic couplet into a powerful poetic instrument. इन्होंने जो हीरोइक कपलेट थे उन्हें रिफाइंड करा और एक पावरफुल पोइटिक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो हीरोइक कपलेट को तो इन्होंने, ये तो पहले से चला आ रहा था वैसे तो, ये तो स्टार्टिंग इसका जन्मदाता अगर देखें तो चौसर ही था। चौसर तो देखो 14th सेंचुरी में था। और हीरोइक कपलेट को बहुत ज्यादा लिखने वाले, ऐसे तो विलियम शेक्सपियर ने अपने सभी सोनेट्स के अंदर लास्ट की जो कपलेट है वो हीरोइक कपलेट बनाया। लेकिन इसे बहुत ज्यादा परफेक्ट करने वाला, जैसे ब्लैंक वर्स को परफेक्ट करने वाला अगर क्रिस्टोफर मार्लो था, तो हीरोइक कपलेट को परफेक्ट करने वाला ड्राइडन और पोप है, बहुत ज्यादा जिन्होंने लिखे हैं। पोप ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए सब चीजें हीरोइक कपलेट में, और मतलब एक इतनी लेंथी मोक इपिक, द रेप ऑफ द लॉग जैसा इपिक भी हीरोइक कपलेट में लिखा है। ड्राइडन ने भी यही काम करा है। ही रिफाइंड द हीरोइक कपलेट को और रिफाइंड कर दिया, पावरफुल पोइटिक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। पोइट्री लिखने का सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट अगर कोई था इस एज में तो हीरोइक कपलेट थे। वो एक अलग बात है कि इन्होंने ऑल फॉर लव ब्लैंक वर्स में लिख दी। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था कि लिटरेचर शुड इंस्ट्रक्ट वाइल इट डिलाइट्स। अब ये बात बिल्कुल अपोजिट बैठती है, उल्टा कर दो बिल्कुल रोमांटिक एज वालों से। न्यू क्लासिकल एज वाले कहते हैं, उनका विश्वास है कि लिटरेचर जो है ना वो इंस्ट्रक्ट होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन, निर्देश देने वाला, कुछ ज्ञान देने वाला, कुछ दिशा निर्देश करने वाला होना चाहिए। वाइल इट डिलाइट्स, डिलाइट्स की अपेक्षा मतलब खुशी देने, एंजॉय वाला नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए। न्यू क्लासिकल एज वाले कहते हैं इस बात को, और ड्राइडर इसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन रोमांटिक एज वालों का मानना है कि अगर तीन चीज हो लिटरेचर में तो वे तीन होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, एंजॉय होना चाहिए। उन्हें कोई शिक्षा में इसमें कोई मतलब नहीं था, वो एंटरटेनमेंट चाहते थे, दिल से आए चीजें निकल करके, जबकि ये माइंड को यूज करके इंस्ट्रक्शन, डिडक्टिसिज्म चाहते हैं। ड्राइडन ने व्यूड शेक्सपियर विद एडमायरेशन, उन्होंने शेक्सपियर को एडमायरेशन मतलब उसकी प्रशंसा करी, बट फेवर्ड क्लासिकल डिसिप्लिन। हालांकि शेक्सपियर क्योंकि क्लासिकल डिसिप्लिन में नहीं था, भाई शेक्सपियर तो अपनी इंग्लिश ट्रेजेडी लिखा करते थे, रोमांटिक ट्रेजेडी कॉमेडी लिखते थे, इन्होंने क्लासिकल ट्रेजेडी लिखी है। लेकिन फिर भी शेक्सपियर की तारीफ करी, एडमायर करा उन्हें, लेकिन फेवर करा क्लासिकल डिसिप्लिन का, कि होना तो चाहिए क्लासिकल डिसिप्लिन ही। वो बात एक अलग है, शेक्सपियर ने, ठीक है वो बढ़िया इंसान है, बढ़िया लिखा उन्होंने, लेकिन मैं तो क्लासिकल डिसिप्लिन चाहूंगा, जो विलियम शेक्सपियर नहीं रखते थे। वो क्लासिक, वो थ्री यूनिटीज ही नहीं रखते थे। केवल एक टेम्पेस्ट ही उनका एक ऐसा प्ले है जिसमें उन्होंने थ्री यूनिटीज दिखाई है, जो क्लासिकल वे में आती है। ड्राइडन का विश्वास था राइम्ड कुड एनहेंस ड्रामेटिक डिग्निटी व्हेन प्रॉपरली यूज्ड। उनका विश्वास था कि राइमिंग जो होती है ना, ये राइम से मतलब हो गया कि मतलब हम पोयम में अगर हम मीटर राइम यूज करते हैं, वो एनहेंस करती है, बढ़ाती है ड्रामेटिक डिग्निटी को, मतलब हमारे ड्रामे की जो डिग्निटी है, उच्चता है, उसे और बढ़ा देती है। व्हेन प्रॉपरली, अगर उसे प्रॉपरली यूज करा जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्रामे के अंदर हीरोइक कपलेट जैसी चीजों को डालेंगे तो वो और अच्छे बनेंगे। ड्राइडन ने वैल्यू दी है मोरल पर्पज को ज्यादा है, वही नैतिक शिक्षा को। इन बोथ पोइट्री हो चाहे ड्रामा हो, मोरलिटी दिखाओ, आप इथिक्स दिखाओ, ठीक है, डिडेक्टिसिज्म होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मतलब ऐसा शिक्षा से भरी हुई हो, नैतिक शिक्षा हो, ज्ञानवर्धक हो, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है। ही इन्फ्लुएंस्ड लेटर राइटर्स, अब इन्हें देख करके ही आगे आने वाले राइटर, न्यू क्लासिकल एज के राइटर जो थे, उन पे बहुत प्रभाव डाला है ड्राइडन ने। मतलब ड्राइडन पहले आए, फिर पोप आए, फिर डॉक्टर जॉनसन आए, तीनों इसी एज में आते हैं, न्यू क्लासिकल एज में। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस्ड कर दिया इन राइटर को, मतलब पोप को भी प्रभावित करा, डॉक्टर जॉनसन को भी करा अपनी स्टाइल से और थ्योरी से, तो वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो कहीं ना कहीं ये फॉर रनर है इनके, मतलब ये इनके लीडर कह सकते हो आप। ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू रोमन कैथोलिज्म इन 1685 में, ये भी कैथोलिक में अपने आप को इन्होंने, प्रोटेस्टेंट से कैथोलिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो
ये मतलब एक धार्मिक भी बात आ गई इनके बारे में। तो ये कहीं ना कहीं इनके करियर की बात करें या इनका लिटरेचर को अगर देखें, तो जॉन ड्राइडन एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, एक अच्छे ट्रांसलेटर भी रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिटिक भी है, और पोइट्री भी लिखी है और ड्रामे भी लिखी है। तो ऐसे राइटर भी बहुत कम देखने को मिलते हैं जो सभी जॉनर पे चले और वो सब में कामयाब भी हो। तो मतलब इनके अच्छे अच्छे वर्क है। पोयम भी इनकी बड़ी बेहतरीन पोएम्स लिखी है इन्होंने, और ड्रामे भी लिखे। ऑल फॉर लव जैसे कि एल्टी ग्रेड में लगा हुआ भी है, और उसे मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो कुल मिलाकर के अगर ऑल फॉर लव सिलेबस एल्टी ग्रेड की बात करें, तो हमें उसकी समरी की मैंने अलग वीडियो बनाई है, उसके क्वेश्चंस पे मैंने अलग वीडियो बनाई है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जॉन ड्राइडन पे जो क्वेश्चन है वो ये वाली वीडियो है। तो ये तीन वीडियो अगर आप ढंग से देख लेते हो, कर लेते हो, और इसके पीडीएफ के क्वेश्चंस, तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं तक करेंगे हम जॉन ड्राइडन को।